अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, समर 19। अच्छा, इसमें जो आईकेप का सोल्यूशन है उसमें आपको अगर मुश्किलें हुई हैं तो वो बता देता हूँ। पहली एंट्री में आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने जिस तरह यहाँ पे किया हुआ ना, ये प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट मैंने एक ही एंट्री कर ली, उसने वो दो अलग अलग एंट्रीज कर दी। यानी यही एंट्री दोबारा की इससे 1.35 से। अगर आप दोनों को मिला के करें तो पहली एंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी 14,75,000 से। ठीक है, तो एक तो उसने बस वो तोड़ी हुई है। फिर जो पहली एंट्री के अंदर P&L आ रहा है, इस पर भी कोई एतराज तो नहीं होगा। फेयर वैल्यू और ट्रांजेक्शन प्राइस का डिफरेंस है, तो पहली एंट्री तकरीबन इस जैसी ही है। फिर पहले ही दिन हमने 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉसेस पे 12 मंथ, उस पे हमने पहले ही दिन एंट्री करनी होती है। तो आपको जो 3 तारीख वाले 12 मंथ लॉसेस, लाइफ टाइम नहीं 12 मंथ वाले लॉस, वो 11,200 पहले दिन 12 मंथ वाली ही करनी है, तो 11,200 से ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर ईयर एंड पे आके हमने ये दो एंट्रीज अलग अलग की है ना, तो उसने बस कंपाउंड की हुई है। यानी आप पहले ये वाली एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट 1,85,000 क्या 185। सर ये कौन सी कैश के पूछ रहे हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट सर 850, और ये एंट्री होगी 1,80,000 से। तो उसने सिर्फ क्या किया हुआ है कि इनको कंपाउंड कर दिया हुआ है, आप अलग अलग रख लें। फिर उसके बाद ईयर एंड 31 दिसंबर 15 पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर गया रिस्क। सर 31 दिसंबर 16 पे किया, तो 15 पे तो नहीं ना किया था, तो 15 का क्लोजिंग भी किस फिगर पे निकालना है? 12 मंथ या लाइफ टाइम 12 मंथ। चूंकि 12 मंथ की फिगर स्टिल 11,200 ही है इत्तेफाक से, वरना ये 11,200 की बजाय 15,000 भी हो सकती थी, लेकिन हमने 12 मंथ लॉस वाली फिगर लेनी है। क्यों? क्योंकि रिस्क सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं किया। तो 15 के एंड पे चूंकि क्लोजिंग फिर 11,200 है, तो इसलिए एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हो गया 2015। 2016 के अंदर ये दोनों एंट्रीज, अमॉर्टाइज कॉस्ट की इनकम वाली और कैश वाली, और अब 2016 में उसने कह दिया है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर गया है रिस्क। तो हमें अब लॉस का क्लोजिंग किस पे मैयर करना है? लाइफ टाइम वाले पे। तो 31 दिसंबर 16 पे लाइफ टाइम वाला है 62,600, और हमारी बुक्स में पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था? 11,200। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये मजीद इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी, 31 दिसंबर 16 तक ओके। अब देख लीजिए, हम एग्जाम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ये लेटेस्ट ही हैं। ये जून 19 है और जो उससे पहले किया था वो दिसंबर 19 है। हाथ पांव चल रहे हैं ना? अच्छा, अब जो मैं सवाल कराने लगा हूं ना, ये एग्जाम लेवल से तो थोड़े से ऊंचे ही हैं। एक बुक है बड़ी अच्छी लिखी हुई है, साउथ अफ्रीका की बुक है, ग्रिपिंग IFRS नाम से बड़ी मशहूर बुक है। तो अगर किसी को किताबें पढ़ने का शौक हो तो अच्छी मुनासिब बुक लिखी हुई है। नहीं, बुक लिखी हुई है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स, लेकिन बुक लिखी हुई है। तो उसमें से मैंने ये सवाल मुझे पसंद आए थे, तो मैंने वहाँ से उठाए हैं, और मैं थोड़ी बहुत चेंजेस भी किए हैं, अपनी थोड़ी सी वैरायटी भी डाली है, लेकिन मेनली मैंने ये सवाल वहाँ से उठाए हैं जो भी कराने लगा हूँ। ये जो सवाल हम अभी देखने लगे हैं, ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हम एडवांस कर रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा एहतियातन एडवांस भी कर रहा हूँ एग्जाम लेवल से। एग्जाम लेवल ये है जो आपने देख लिया है, इम्पेयरमेंट का एग्जाम लेवल यही है। थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए आप एक काम ये करिए कि एक सवाल का लेक्चर पॉज करके आप एक पार्ट कर दीजिए, और वो ये कि जो मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनमें क्वेश्चन 4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका पार्ट ABC, सी छोड़ के ए और बी कर लें जल्दी से, सी रहने दें।
SOCI और SOFP के एक्सट्रैक्ट्स गए हुए हैं, और जल्दी से करिएगा, सुस्ती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी छोड़ दें, अभी ए और बी ये कर लें, चलें कर लें। जी डन। अच्छा, इसमें ना आपने अगर कोई फॉर्मेट देख के परेशान हो गया तो जैसे आपको ये यहाँ मैंने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बनाना सिखाया हुआ है, उसमें बस मैंने ऐसे बनाया हुआ है, यानी ओपनिंग बैलेंस है, फिर इंटरेस्ट इनकम लगाई है, फिर उसमें से कैश फ्लो माइनस किया, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। वो जस्ट मैंने ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, वरना टेबल तो वैसे ही बनाया हुआ है। तो पार्ट ए और बी, यानी पार्ट ए है जिसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसमें फिर हम दोनों साल में 12 मंथ वाला रहेंगे। पार्ट बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया है, तो फिर हम लोग लाइफ टाइम पे आ जाएंगे। और लॉस कैलकुलेट कैसे किया हुआ है, वो जैसे मैंने कल सिखाया था कि जो कैरिंग अमाउंट है उसी के ऊपर परसेंटेज लगा के और साथ प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करना है। इसमें एक चीज़ मैं फिर बता दूं, अगर आपको अभी तक शक है इस बात पे कि जो हम एक्सपेक्टेड लॉस की फिगर या तो निकाल रहे हैं या दी हुई है, ये बैलेंस है, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर की फिगर नहीं है, ये क्लोजिंग बैलेंस की फिगर है, ये लॉस अलाउंस के क्लोजिंग बैलेंस की फिगर है। ओके अच्छा, अब एक काम, पहले एक आसान सा काम ना ज़बानी कर लेते हैं ताकि फिर मैं मुश्किल चीज़ पे टाइम लगाऊं। सर क्या पार्ट सी रहता है? हाँ रहता है, वो मुश्किल है थोड़ा सा ना। पहले मैं आसान चीज़ ज़रा ज़बानी फड़का दूं, वो पर हस्बे तौफीक है, आपने सवाल करने हो तो कर लेना। एक ज़बानी दिखा दूंगा और एक होमवर्क है। ये मैंने आपको अभी तक जितनी डिस्कशन की है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल अप्रोच, भूल भाल तो नहीं गए। हम लोगों ने एक्सपेक्टेड लॉसेस पढ़ने शुरू किए हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। उसमें मैंने जनरल रिकग्निशन में जनरल अप्रोच बताई है अभी, जिसमें आपको पहले मैंने ये कहा कि हम पहले दिन 12 मंथ लॉसेस, फिर उसके बाद हर साल के एंड पे अपडेट किया करेंगे, फिर तीसरा पॉइंट में मैंने एंट्रीज लिख के दिखाई थी। ये अब तक हमने यहाँ तक किया। सर इसमें इनिशियली हम 12 महीने वाले पे करेंगे, 12 मंथ इनिशियली 12 महीने, ईयर एंड पे आके देखना है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर गया है तो लाइफ टाइम, नहीं किया तो वही 12 महीने। लेकिन फिर बता रहा हूं, जो एक्सपेक्टेड लॉसेस की फिगर अगर दी हुई है या कैलकुलेट करनी पड़ रही है तो वो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की फिगर है। अब इसमें आइए आप इससे अगले पेज पे सिंप्लीफाइड अप्रोच, बी सिंप्लीफाइड अप्रोच। तो ये किस पेज पे लिखा हुआ है? या एंट्रीज पढ़ाई हैं उसके नीचे लिखा हुआ है, पेज 6 के टॉप पे, आपके पास शायद पेज 5 के एंड पे हो। पेज 6 के टॉप पे, पेज 6 के टॉप पे, क्लास नोट्स में पेज 6 के टॉप पे सिंप्लीफाइड अप्रोच। अच्छा, इसको कहने को सिंप्लीफाइड लिख दिया, लेकिन एडी को सिंप्लीफाइड है ही है, सारा कुछ वही है जो हमने पढ़ा है। और ये सिंप्लीफाइड अप्रोच है 3 चीजों के लिए: ट्रेड डेटर्स, जो हमारे डेटर्स होते हैं नॉर्मली, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये IFRS 15 में पढ़ाऊंगा, और लीज रिसीवेबल, जो लेसर ने अपने पास एक लीज रिसीवेबल फाइनेंस लीज के केस में रिकॉर्ड किया होता है। इन तीनों के जो IS हैं उनमें कोई चेंज नहीं आने लगी, ये सब वैसी हैं जैसे पहले इनके अपने अपने IS हैं, लेकिन इनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होनी है वो अभी इस IS में पढ़ना है हमने। इनके लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच से क्या मुराद है? इसमें सिर्फ इतना है कि 12 मंथ और लाइफ टाइम के चक्कर में नहीं पड़ना।
बस सिर्फ लाइफ टाइम ही लेने, ये सिंप्लीफाइड अप्रोच है। इनिशियली भी और ईयर एंड पे भी सिर्फ लाइफ टाइम लेने, इसमें 12 मंथ वाले के चक्कर में नहीं पड़ना। इसमें इनिशियली भी और हर साल के एंड पे भी लाइफ टाइम लॉसेस लेने। इसके बारे में पॉइंट 1 में तो यही बात लिखी है जो कहा है। पॉइंट 1 में एक टेबल बना हुआ, पढ़ के देखे समझ आती है बात। यानी सिंप्लीफाइड अप्रोच में पॉइंट 1 पढ़ लें, पॉइंट 1 की जो डेढ़ लाइन है वो भी पढ़ लें और जो टेबल बना हुआ वो भी पढ़ लें। सर इसका क्या मतलब है मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड? क्या मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड? बस सर इसके जो टेबल बना हुआ है सर, ये एक बार आपको बता बेहतर होगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना पहली लाइन में, एक कंटिन्यूटी चल रही है, फिर एक कॉलन आ गया, अब उसके बाद अगली बात जो है वो टेबल में लिखी हुई है। यानी आप ऐसे समझ लें कि मैंने इस टेबल में ये लिखा हुआ है कि डेडलाइन लॉस, अब लॉस की बात हो रही है, इस केस में मस्ट बी और इस केस में मे बी। यानी अगर वो डेटर्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जिनमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, इनके लिए तो सिंप्लीफाइड अप्रोच ही है। लेकिन अगर इनके लिए फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या मतलब? IFRS 15 में बताऊंगा, वो इंस्टॉलमेंट सेल जो होती थी, ये IFRS 15 में पढ़ेंगे सर। अभी इस चैप्टर के लिए याद क्या रखना है कि डेटर्स के में अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, जो कि आपको सवाल पढ़ के पता चल जाएगा कि नहीं है, तो फिर यही सिंप्लीफाइड अप्रोच ही लगनी है। लेकिन अगर इनमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट है और लीज रिसीवेबल, इनके लिए चाहे तो सिंप्लीफाइड अप्रोच लगा लें, चाहे तो जो पहले था वो पढ़ लें, सर? पहले क्या मतलब? जो भी जनरल अप्रोच पढ़ के हटे हैं। ये पॉइंट नंबर 1 में सब लिखा हुआ। सर ये जो आपने जो लीज रिसीवेबल वाला है, फिर इसमें आपने कहा कि मर्जी है या सिंप्लीफाइड अप्रोच लगा दूंगा? देखें पहले हम जनरल पढ़ा है ना, जनरल में बात हो गई। अब यहां पर कहा हुआ है कि अगर वो ये पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो फिर ये लगा सकते हैं। मतलब सिंप्लीफाइड पॉलिसी, ठीक है। और क्वेश्चन में बताया होगा जी। अच्छा, अब इसमें मैंने वो ये जो राइट वाला है, इसमें मैंने लिख दिया इधर कि अदरवाइज जनरल अप्रोच विल बी यूज्ड। ठीक है, यानी डेटर्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेट, इन पे हमने सिंप्लीफाइड अप्रोच लगानी है। लेकिन अगर इनमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है, यानी इंस्टॉलमेंट सेल और लीज रिसीवेबल, उनके लिए कंपनी की मर्जी है, चाहे वो जनरल अप्रोच पे चल ले, चाहे सिंप्लीफाइड अप्रोच पे चल ले, ये कंपनी की मर्जी है। और दोनों अप्रोचेस में फर्क क्या है?
12 महीने वाला वो 12 महीने वाला फर्क है कि 12 महीने इसमें नहीं, इसमें लाइफ टाइम ही रहता है। और इसकी एंट्रीज देख लें, ये वही सेम एंट्री है। अच्छा इसमें तो नहीं ना अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI होगा, डेटर्स में तो नहीं ना होता ये, तो इसमें बस सिंपल सी एंट्री है जो बचपन में आप बैड डेट की एंट्री पढ़ते थे ना, वही एंट्री है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट करते थे ना, तो वही एंट्री है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, एंट्री पढ़ लें, वही है। और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की क्या प्रेजेंटेशन होती थी, तो ये वही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में वही सब लिखा हुआ है। सर ये तो डेटर के केस में हो गया ना, फिर बाकी सारी कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लीज रिसीवेबल इन दोनों के लिए सेम चीज है सर। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे डेटर के केस में तो सर हम डेटर में से नेट करेंगे इसको, लेकिन अगर लीज रिसीवेबल में भी लीज रिसीवेबल में से नेट करेंगे। सिंप्लीफाइड अप्रोच ओके। अच्छा अब आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और सवाल पढ़ के इसका सॉल्यूशन ज़बानी देख लें, बहुत है। सवाल पढ़ें क्वेश्चन 7 और इसका सॉल्यूशन भी ज़बानी देख लें, बहुत है। तो बच्चों इंट्रो वाले बात है ये। नहीं, पोर्टफोलियो जस्ट एक ग्रुप, यानी बहुत सारे डेटर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। हाँ जी सर ये जो करंट अमाउंट दी हुई है, तो इसका मतलब 1 जनवरी की अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में। नहीं 1 जनवरी की नहीं है, तो सर इस करंट से क्या मतलब होगा? जो भी ड्यू नहीं हुआ। अभी हमें नहीं मिले। अच्छा ये सवाल समझ लें जिनको सवाल ही समझ नहीं आ रहा। हमारे 30 मिलियन के डेटर्स हैं यार, चलो इंट्रो बहुत पुराना हो गया, ये इंट्रो लेवल का सवाल है। हमारे 31 दिसंबर 19 पे 30 मिलियन के डेटर्स हैं। डेटर्स को अगर क्रेडिट पीरियड 45 दिन का दिया है, यानी उनसे हमने 45 दिन को कहा है कि 45 दिन बाद बेशक पैसे दे देना, तो 45 दिन से पहले हम उसके जोर जबरदस्ती करके मांग सकते हैं? नहीं, यानी उनकी ड्यू डेट ही 45 दिन बाद की है। तो जब उनकी जो ड्यू डेट है वो गुजर गई और फिर भी उनसे पैसे नहीं मिले हुए, इनको कहते हैं पास्ट ड्यू, ओवर ड्यू भी कह सकते हैं, कि जिनकी ड्यू डेट गुजरे हुए अरसा हो गया। अच्छा एक डेटर है जिससे 31 मई को ड्यू डेट थी, पैसे आ जाने चाहिए थे। आज क्या तारीख है? फर्स्ट कर लें आज
5 अगस्त थे, तो 31 मई को गुजरे हुए कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए, कितने दिन हो गए? 65 डेज, 66 दिन हो गए। तो 66 दिन पहले सेल की थी उसको, नहीं सर सेल तो काफी सेल की थी कहीं मार्च अप्रैल में, ड्यू डेट 31 मई थी, उस 31 मई को गुजरे हुए भी 66 दिन हो गए। तो इस डेट को ओवर ड्यू हुए कितना अरसा हो गया? 66 दिन। इस टेबल में से कहां फॉल करेगा वो? सर ये 2.5 में सर, डिफॉल्ट रेट 6.5, ये सेकंड लास्ट कॉलम में फॉल करेगा। यानी ये वो डेट्स हैं जिनको ड्यू डेट गुजरे हुए 60 से ज्यादा, लेकिन बस 90 तक दिन गुजरे हैं, तो 66 दिन हो गए, तो वो सेकंड लास्ट कॉलम में फॉल करेगा। अच्छा, जिनको अभी अभी, जैसे मैंने कहा अगर 5 अगस्त है, तो जिनको अभी को 10-15 दिन पहले सेल्स की थी और उनको 45 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो उनकी तो ड्यू डेट आनी है ना जाके सितंबर में कहीं। तो अभी क्या हमारे वो डेटर्स ही नहीं है? डेटर्स तो हैं क्योंकि सेल्स तो हो गई हैं, लेकिन उनकी ड्यू डेट नहीं गुजरी, तो पास्ट ड्यू है, तो ये वो करंट वाले वो हैं। आप देखें ना, इन सारी फिगर्स को मिलाएं तो कितना बनता है? 30। 30 बन गया, तो ये 30 का ब्रेकअप दिया हुआ है। चलें आप पढ़ें सवाल को जल्दी से, मेरा ख्याल तब तक तो कर लिया होगा यार। तो कर लिया था, बस ये मसला तो समझ ही नहीं आई तो किया क्या है? सर ये प्रोबेबिलिटीज लगा के अमाउंट तो निकल गई, तो ये 30 मिलियन का ब्रेकअप बताया हुआ है, और जिस तरह बचपन में वो प्रोविजन की परसेंटेज होती थी ना, तो ये डिफॉल्ट रेट वही है कि इतने % डूब जाएगा। डिफॉल्ट रेट यही है कि इतने % डूब जाएगा, वही फिगर है। सर लेकिन जो कल आपने एग्जांपल कराई थी उसमें आपने ये लिखा था कि 0.3% चांस है विल बी रिकवरेबल, उसमें जो रेट दिया था वो रिकवरेबल दिया था, तो जो डिफरेंस था वो डूब गया। इसमें जो डिफॉल्ट रेट है ये है ही कि मतलब इतने पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन 7 डन। क्वेश्चन 6 भी कर ही दें, लेक्चर पॉज करें और क्वेश्चन 6 करें। 7 तो अभी जबानी देखना था ना, लेकिन क्वेश्चन 6 कर दें आप, ताकि मैं चाह रहा हूं कि इससे आगे इसको करके फिर आगे वो जो क्रेडिट इम्पेयर्ड मैंने एक चीज़ बतानी है, फिर इसको करके आगे बढ़ते हैं। तो आप लेक्चर पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 6 अभी करें, सॉल्व करें। हाँ जी डन। इसमें जो मसले हो सकते हैं डिस्कस कर लेता हूं। 1 दिसंबर पे डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, इसमें तो नहीं मसला किसी को। 1 दिसंबर डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और 1 दिसंबर पे ही हम लोग इंपेयरमेंट लॉस की अलाउंस की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, मैंने ना कल वाली क्लास में एक काम किया था कि क्रेडिट लॉस ये है जो पैसा डूबेगा, तो क्रेडिट लॉस 5 लाख का 80% है, 4 लाख। अगर डूबा तो इतना डूबेगा, यह है क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है? समेशन पी एक्स। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस समेशन पी एक्स है। अगर डूबा तो इतना डूबेगा। अच्छा, कितने % चांस है कि डूबेगा? तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब वो जो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, हमने लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस लेना है या 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस लेना है? लाइफ टाइम, तो नीचे वाली लाइन लाइफ टाइम वाली। और चूंकि ये एंट्री हम कर रहे हैं इनिशियल पहले दिन 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर वाली एक्सपेक्टेशन लेनी है। तो 4 लाख का 6%, और फिर ईयर एंड पे जाके, बेशक ईयर एंड महीने बाद आ गया है, जरूरी थोड़ी कि साल बाद ही आएगा ईयर एंड, वैसे भी 2-2.5 महीने का सवाल है, खत्म हो गया बस, डिवेंचर तो है नहीं। तो 31 दिसंबर पे आके अब हम इसको अपडेट करके 6% से 7% पे ले जाएंगे। सर एक चीज नहीं समझ आई। जी जी सर वो क्वेश्चन में
कह रहे हैं कि डज नॉट बिलीव दैट रिस्क इन क्रेडिट रिस्क सिंस इनिशियल इज सिग्निफिकेंट। ये तंग करने के लिए लिखा हुआ है। डेटर्स पे सिंप्लीफाइड अप्रोच लगनी है और वो है ही लाइफ टाइम लॉस। वो सिर्फ इनिशियल के लिए नहीं है, उसमें होनी ही लाइफ टाइम की कैलकुलेशन है। सर आपने कहा था लाइफ टाइम और जनरल सिंप्लीफाइड और जनरल सिर्फ एक फर्क है, वो जो इनिशियल में है। इनिशियल नहीं मैंने कहा था, इनिशियल का मैंने वर्ड ही नहीं बोला था, मैंने इनिशियल का वर्ड ही नहीं बोला था, लेक्चर रिवाइंड करके देख लेना। मैंने कहा था कि वहां पर वो जो 12 मंथ और लाइफ टाइम में चूज करना पड़ता है ना, इसमें है ही लाइफ टाइम, ये कहा था मैंने। इनिशियल हो चाहे ये आपने कहा था चाहे इनिशियल हो, मैंने कहा हाँ। लेक्चर सुनना जरा, शर्त लग गई। नहीं सर आपने ठीक कहा। तो इसमें हमने लाइफ टाइम ही कैलकुलेशन करनी है, चाहे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, ये है ही लाइफ टाइम कैलकुलेशन। तो 31 दिसंबर को हमने इस 6% के प्रोबेबिलिटी को 7% पे अपडेट कर लेना है, ठीक है। और 15 जनवरी को चूंकि 15 जनवरी को चूंकि कस्टमर ने सारे पैसे दे ही दिए, तो फिर अब लॉस अलाउंस बनाने की क्या जरूरत है, तो वो जो बनाया हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा। ये हो गया जी सिंप्लीफाइड अप्रोच। चले आगे चलते हैं। नोट्स पे आ जाइए वापस। सिंप्लीफाइड अप्रोच डन डन। इंपेयरमेंट में एक मैंने आपको जो अभी तक कॉन्सेप्ट दिया वो एक्सपेक्टेड लॉसेस है। अब इसमें अगला एक कॉन्सेप्ट है क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट का। क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट, इसके लिए आप आइए, पहले जो की टर्म्स मैंने कल बतानी शुरू की थी उन पे आइए। इनमें कुछ चौथी पांचवी होगी, क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट मिल गई। क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट वो होता है कि अभी तक तो हम डर रहे थे, अभी तक हम परेशान थे कि अगर हालात खराब हो गए तो, अगर ये हो गया तो, अगर बारिश हो गई तो, अगर गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया तो, अगर मैनेजमेंट चेंज हो गई तो, अभी तक हम सिर्फ ये डर रहे थे। जिस चीज से डर रहे थे, जब वो वाकया हो जाए, हमने जिस चीज से डर डर के बदगुमानी शुरू की थी कि अगर कल को मैनेजमेंट चेंज हो गई तो इनके हालात खराब होंगे, कल को अगर कोई फलाना प्रोडक्ट बैन हो गया तो हालात खराब हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो हालात खराब हो जाएंगे, ये हम सब खुद से सोचे जा रहे थे और खुद सोच सोच के हम लोग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस निकाल रहे थे। अब जो चीज से हम डर रहे थे कि कहीं गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए, कहीं पर इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज ना हो जाए, कहीं फलानी जंग ना लग जाए, फलाना हमला ना कर दे, अब ये वाकया हो गया तो ये एसेट क्रेडिट इंपेयर्ड बन जाएगा। ऐसा एसेट जिस पे पहले हम इंपेयरमेंट लॉस का अलाउंस बना रहे थे कुछ फ्यूचर के इवेंट सोच सोच के कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कंपनी पे हालात खराब, फर्क पड़ जाएगा, फलाने ने फलाने पे हमला कर दिया तो इन पे फर्क पड़ जाएगा, फलाना प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो इन पे फर्क पड़ जाएगा। अब वो जिस इवेंट से हम डर रहे थे वो इवेंट अब हो गया तो फिर कहा जाएगा कि एसेट क्रेडिट इंपेयर्ड है। ये इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखिए। की टर्म्स वाले डब्बे में इंपेयरमेंट की हेडिंग में मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा डब्बा बनाया था की टर्म्स का, उनमें से ये चौथी पांचवी डेट्रीमेंटल इंपैक्ट क्या मतलब? बारिश हो रही है? नहीं यार वो बर्तन धो रहा है। हाँ जी, डेट्रीमेंटल इंपैक्ट। डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। देखें, हमने जिन चीज़ों से डर के वो लॉस बनाया हुआ था ना, वो इवेंट जिनसे नुकसान पहुंचना था वो डेट्रीमेंटल इवेंट है।
डेट्रीमेंटल इंपैक्ट मतलब नुकसान पहुंचा देने वाला इंपैक्ट। हाँ जी, बारिश हो रही है तेज। पर कराची में कल स्विमिंग पूल बना हुआ था, कल नहीं, काफी दिन से बना हुआ, कल बारिश नहीं हुई। तो काफी दिन से वहां बुरे हालात हैं। हाँ जी, क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट ओके। अच्छा, क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट में दो बातें हैं। अब आप आगे आ जाइए, पेज 6 के एंड पे आ जाएं। क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट की हेडिंग आ रही है नंबर 2। पहले तो ये कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज समझ लें कि क्या क्या मिसालें हैं जो कह रहे हैं ना फलाना इवेंट हो जाए, तो क्या इवेंट हो जाए, मिसालें क्या हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर ये एग्जांपल्स, अगर ये मसले हो गए, ये इवेंट हो गए, तो हम कहेंगे कि एसेट फाइनेंशियली इंपेयर्ड है। ये 5-6 पॉइंट हैं, पढ़ के देख लें। पेज 6 के एंड पे क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट की हेडिंग है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉलोइंग वाकये हो जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि एसेट फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियल एसेट है वो क्रेडिट इंपेयर्ड है। ये मिसालें हैं कुछ, पढ़ के देख लें। सर ये अगर सारी की सारी पूरी हो या कोई भी मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये। सर पॉइंट सी और पॉइंट एफ ये थोड़े बच्चे। पॉइंट ए का मतलब है कि जिसने डिवेंचर इशू किए हुए हैं, इशूअर, जो डिवेंचर, हमारे पास डिवेंचर है ना, जिसने डिवेंचर इशू किए हुए हैं बुरे हालात में फंसा हुआ बेचारा, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी। बी में लिखा हुआ है कि जो हमने पैसे लेने थे उनकी ड्यू डेट आ पहुंची और उसने हमें वो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं की हुई, ये बी है। सी क्या है कि कुछ जिसको हमने लोन दिया हुआ है, जिसको हमने लोन दिया हुआ है उसको और भी लोगों ने लोन दिया होगा, तो वो जो और भी लोगों ने इनको लोन दिया हुआ है वो उस पर तरस खा रहे हैं और तरस खा के कुछ कंसेशंस देनी शुरू कर दी। यानी हमने किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस कंपनी ने किसी बैंकों से लोन लिए हुए हैं और बैंकों ने उनके तरस खा के उनको कहा अच्छा यार तुम्हें हम फलाना चार्जेस छोड़ देते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट हम फलाना कम कर देते हैं, अच्छा यार इतने पैसे तुम दे दो। तो इतना तरस क्यों खा रहे हैं इस पे? हालात खराब है। ये लिखा हुआ पॉइंट सी के अंदर कि जो उस बोरोर के लेंडर्स हैं वो इस पर तरस खाने लग गए हैं फॉर इकोनॉमिक और कॉन्ट्रेक्चुअल रीजंस। बोरोर के फाइनेंशियल हालात को सामने रखते हुए हैव ग्रांटेड अ कंसेशन, उनको कुछ कंसेशंस दे दिए हैं जो ना मिलते आम हालात के अंदर। ये सी में लिखा हुआ। ये असल में भी ना जो कंपनी, ये क्रेडिट कार्ड में मोस्टली मामला होता था कि जो क्रेडिट कार्ड्स के पैसे दे ही नहीं रहे, डिफॉल्टर, फिर बैंक वाले उनकी मिन्नतों पे आ जाते हैं यार तुम आधे पैसे दे दो माफ कर देंगे तुम्हें हम। तो ये वो कंसेशन। डी में लिखा हुआ है, डी तो पढ़ के, डी का है आपने? नहीं सर एफ। अच्छा, डी ये है कि बैंकरप्सी होने जा रही है, हमें उम्मीद है कि तो बैंकरप्ट होने लगा है, तो ये भी एक इवेंट है। फिर जो हमारे पास फाइनेंशियल एसेट है, जिस कंपनी के वो डिवेंचर हैं, तो उस कंपनी के हालात इतने खराब हो गए कि अब इन डिवेंचर्स को कोई मार्केट में खरीदने को तैयार नहीं है। यानी एक्टिव मार्केट ही गायब हो गई है क्योंकि कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है इस कंपनी के डिवेंचर।
और एफ में लिखा हुआ है एक कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है उसको कोई पैसे ही नहीं दे रहा और वो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे इशू कर रही है। सर इसको जीरो डिस्काउंट कह सकते हैं? नहीं, डीप डिस्काउंट, बड़े गहरे डिस्काउंट पे कंपनी को वो पैसे दे रहे हैं। अब ये कितना गहरा डिस्काउंट है ये उसके लिए कोई रूल नहीं है कितना गहरा। ठीक है जी, ये हो गई थ्योरेटिकल चीज। अच्छा, अब आगे इसका न्यूमेरिकल क्या करना है, इसके लिए दो केसेस हैं, एक 2.1 लिखा हुआ मैंने और एक 2.2 लिखा हुआ। इनमें फर्क समझ लेते हैं। जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी तब तो हालात ठीक थे, हाँ हम बदगुमानियां जरूर कर रहे थे लेकिन हालात ऐसा सच बुरे नहीं थे। बाद में हालात बुरे हो गए, यानी ऐसा एसेट जो क्रेडिट इंपेयर्ड पहले नहीं था बाद में बना। और दूसरा केस ये है कि हमने खरीदा ही एक घटिया वाला एसेट था। अच्छा, हमने क्यों सस्ता इतना घटिया खरीदा, सस्ता मिल रहा होगा, हम रिस्क लेने को तैयार हो गए कि कोई बात नहीं दे देगा पैसे, सस्ता मिल रहा था इसलिए हमने खरीद लिया। या कोई मजबूरी थी, किसी को हमने लोन देना था, कोई ताल्लुकात ऐसे थे कि हमें मजबूरन लोन देना था। दोबारा सुनिए, या तो वो फाइनेंशियल एसेट शुरू में ठीक था, बाद में हालात खराब हुए तो क्रेडिट इंपेयर्ड बन गया। दूसरा केस, ये खरीदते साथ ही हमें पता था हम एक घटिया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये परचेज्ड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट है। या फिर हम किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं और लोन देते हुए हमें पता है कि पैसे इसमें से पूरे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो ये ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड है। यानी या तो हम कोई डिबेंचर खरीद रहे हैं और हमें पता है कि बेकार डिबेंचर है तो यकीनन सस्ता खरीद रहे होंगे, ये है परचेज्ड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट। और एक है जो हम खुद किसी को लोन दे रहे हैं, एक तो ना डिबेंचर खरीद, एक हम खुद लोन दे रहे हैं। तो जब खुद लोन दे रहे हैं और ये जानते बूझते समझते बूझते दे रहे हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, तरस खा के लोन दे रहे हैं, तो ये ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट है। तो समरी दोबारा सुने, दो केसेस हैं, या तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो पहले सही थे बाद में क्रेडिट इंपेयर्ड हुए, ये 2.1 लिखा हुआ है, और दूसरा केस वो एसेट जो शुरू ही से खराब है, ये 2.2 लिखा हुआ। पहले 2.1 की बात करते हैं। 2.1 में क्या होगा, एक तो ये कि आप एमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल ध्यान में लाएं, बल्कि टेबल क्या ध्यान में लाएं, अभी एक क्वेश्चन आपने 4 किया है, क्वेश्चन 4, उसका ए और बी किया है आपने, क्वेश्चन 4 का ए और बी। अपनी वर्किंग पे आए, जब आपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट की है, वर्किंग और बैलेंस शीट दोनों सामने रख लें, तो बैलेंस शीट में, बल्कि इधर ये सामने ही है, बैलेंस शीट में ये फिगर जा रही है या इसमें से लॉस अलाउंस माइनस करके जा रहा है, माइनस करके जा रहा है ना, लेकिन इंटरेस्ट इनकम किस पे लग रही है, इस पे या अगले साल इस पे, या वो जो लेस करके फिगर बैलेंस शीट में गई है उस पे, जो लेस करके गई है उस पे, नहीं सर इस पे टेबल पे इस पे लग रही है। जो अगले साल इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी वो इस टेबल वाली फिगर पे लग रही है ना, या जो बैलेंस शीट में लेस करके जा रहा है उस पे लग रही है, इस पे लग रही है ना। तो हम इसको कहते हैं कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस अमाउंट पे, हम इंटरेस्ट इनकम ग्रॉस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं अब तक। लेकिन अब अगर एसेट क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया तो जो इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी वो इस ग्रॉस पे कैलकुलेट नहीं होगी, वो लॉस अलाउंस माइनस करके जो नेट आ रहा है ना उस पे कैलकुलेट होगी। नहीं, इस टेबल में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट इनकम उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम इंटरेस्ट इनकम उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो इस पे ये फर्क पड़ेगा। तो 2.1 में पहला पॉइंट पढ़ के देखिए, सर इस
टेबल को हमने नहीं छेड़ना, टेबल को नहीं छेड़ना। इनकम सर वो तो फिर इंटरेस्ट इनकम अगर लिखने में तो ओपनिंग प्लस वो वाले इंटरेस्ट इनकम माइनस कैश, फिर क्लोजिंग में भी इफेक्ट आ जाएगा। आएगा ना, इसका हल देखते हैं। पॉइंट 1 पढ़ लिया। अच्छा, अब पॉइंट 1 पढ़ के पॉइंट 2 रहने दें, पॉइंट 3 पढ़ के देखें, मेरा ख्याल है समझ आ जाएगी 3 पढ़ के। सर ये देन वी वुड रिवर्ट वापस सर वो नॉर्मल हालात पे वापस चले जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली? नहीं नहीं, प्रोस्पेक्टिवली। मतलब उसी पॉइंट ऑफ पॉइंट 3 ओके। अच्छा, अभी जो पॉइंट 2 है ना, ये मैं आपको कपड़े बदल के बताता हूँ। वो असल में ना, मैं जब रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो वो टाइम थोड़ा नमाज का टाइम कम रह रहा है, तो फिर मैं अगले दिन मुझे तकरीबन 15 मिनट और चाहिए इस लेक्चर के, तो फिर अभी ना लेट बहुत हो जाएगा, तो ये फिर मैं आपको कपड़े बदल के तो फिर बताता हूँ। चलें, अभी अब ऐसे देखो, आप आंखें बंद करें, जब आप आंखें खोलेंगे तो मेरे कपड़े बदले हुए होंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, देखें कपड़े बदले में मेरे। अच्छा, अभी कपड़े बदलने से पहले बात ये हो रही थी कि क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट किए थे, और मैंने आपको 2.1 2 केस बताए थे ना, अगर क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट बाद में हुआ है और अगर पहले से है तो मैंने एक केस बनाया था कि बाद में हुआ, यानी शुरू में सब ठीक था लेकिन बाद में क्रेडिट इम्पेयर हो गया। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? सर इंटरेस्ट इनकम बताई थी आपने कि वो नेट करके लगेगी, ये बताया था ना बस। और तीसरा कहा था पढ़ लें, जी सर, तीसरा पॉइंट, पहला और तीसरा पढ़ने को कहा था जी। तो इसमें फर्क ये है कि अगर क्रेडिट इम्पेयर्ड बाद में हो रहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो नेट ऑफ लॉस अलाउंस कैलकुलेट होगी। ये आईएएस ना मेनली बनाया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मेनली, तो इसलिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उनके लिए ही है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई या बैंक्स हो गए या लीजिंग कंपनीज हो गई, लीजिंग कंपनीज नहीं, बैंक्स, तो चूंकि मेनली इनके लिए बनाया हुआ है आईएएस, तो इनकी प्रेजेंटेशन अगर बैंक के अकाउंट्स नज़र से गुजरे हो, नहीं तो चले हम आखिरी ग्रेड में पढ़ ही लेंगे। उनका मेन रेवेन्यू होता है इंटरेस्ट रेवेन्यू। जो बैंक्स हैं उनका मेन रेवेन्यू ही इंटरेस्ट रेवेन्यू, जिस तरह हमारी होती है ना सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर जीपी, तो उस तरह उनका मेन रेवेन्यू इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है और मेन कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। बाकी पर एक्सपेंसेस उसके नीचे अलग से आ रहे होते हैं। तो ये करने का मकसद ये है कि अगर हमें लग रहा है कि वो क्रेडिट इम्पेयर हो गया है तो हम इंटरेस्ट रेवेन्यू ही कम कर लें अपना। इंटरेस्ट रेवेन्यू कम कैसे हो जाएगा? पहले ग्रॉस के ऊपर कैलकुलेट होता था, अब किस पे कैलकुलेट होगा? नेट ऑफ अलाउंस, तो कम हो जाएगा ना। तो पर्पस यह है कि अपना इंटरेस्ट रेवेन्यू थोड़ा कर लें। पहले भी बैलेंस शीट में एसेट माइनस लॉस अलाउंस करके प्रेजेंट होता था, अब भी बैलेंस शीट में माइनस लॉस अलाउंस करके प्रेजेंट होगा, लेकिन पहले इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रेवेन्यू लगता था ग्रॉस पे, अब लगेगा वो नेट ऑफ लॉस पे। अब ये जो लॉस अलाउंस है, बाकी सारी अकाउंटिंग वैसे ही है, ये जो लॉस अलाउंस है ना, इस पे एंड रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के एतबार से दो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। एक प्रैक्टिस ये है कि लॉस अलाउंस अलग ही रखा जाए, लॉस अलाउंस का अकाउंट अलग ही रखा जाए, और उसके लिए अलहदा, जिस तरह पहले हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, एसेट था और उसमें से लेस हो रहा था अलाउंस, और ये फिगर हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर रहे थे। जैसे चले मैं आपको क्वेश्चन 4 को बेस बना के बताता हूं, और क्वेश्चन 4 अभी किया था। क्वेश्चन 4 पे आइए। क्वेश्चन 4 के सोल्यूशन में एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स थे। पार्ट ए और बी कर लिया था। पार्ट ए क्या था, जिसमें क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा, तो 12 मंथ लॉसेस लिए थे।
पार्ट बी क्या था जिसमें क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है सिग्निफिकेंटली, तो हमने लाइफ टाइम लॉसेस लिए थे। अभी क्वेश्चन 4 किया था ना, तो ये ए और बी में किया था। इनमें देखें जो वर्किंग की हुई है, सोल्यूशन देख लें चाहे, जो इसमें वर्किंग की हुई है ए और बी, सी कॉलम नहीं बताया अभी आपको, ए और बी, ये जिस तरह मैंने वर्किंग की हुई है ना, ये वही है जो पहले आपको टेबल इस तरह बताया हुआ था, मैंने बस ऐसे लिख दिया, कोई मसले वाली बात नहीं, मैंने वही सब ऐसे लिख दिया। बात तो क्या है कि ओपनिंग बैलेंस है, उसमें इंटरेस्ट इनकम ऐड हो रही है, कैश फ्लो लेस हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो बस मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि 3 केसेस बनाने थे ना, तो इस तरह प्रेजेंट करना मेरे लिए आसान था। इसमें एक आप चाहे ऐसे बना लिया करें, इसमें ए और बी में देखें इनिशियल अमाउंट 4.5 लाख है, क्वेश्चन 4, फिर उसमें 2019 का इंटरेस्ट जो कि 10% इफेक्टिव रेट लगा के आया, कैश फ्लो 30,000 था, लेस हो गया, बाकी क्लोजिंग बैलेंस आ गया, वो ये आ गया। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट इसको कहते हैं, जब इसमें से लॉस अलाउंस लेस हो जाता है। तो देखें उसमें से लॉस अलाउंस जो केस ए है उसमें 12 मंथ लॉसेज लिए हुए हैं, और जो केस बी है उसमें लाइफ टाइम लॉसेज लिए हुए हैं। जो 12 मंथ थे वो 10% थे प्रोबेबिलिटी, और जो लाइफ टाइम थे वो 12% प्रोबेबिलिटी थी, तो वो हमने लॉस अलाउंस कैलकुलेट किया। तो ये जो लॉस अलाउंस कैलकुलेट होता है ये फॉर द ईयर फिगर है या एज एट है? ये बैलेंस है सर, ये बैलेंस है ना, ये एज एट है, जो इसमें चेंजेस हैं वो एक्सपेंस होता है। ए और बी में अगले साल 2020 में इंटरेस्ट इनकम किस पे लगाई है? ये ग्रॉस 4,65,000 पे या लॉस माइनस करने के बाद? सर ग्रॉस पे लगाई थी। ग्रॉस पे लगाई थी ना। अब पार्ट सी क्या है इस सवाल का देखें, तो अब ये क्रेडिट इम्पेयर हो गया, तो अब 2020 की इंटरेस्ट इनकम किस पे कैलकुलेट होगी? नेट पे। तो देखिए सी कॉलम के अंदर, सी वाला कॉलम देखिए, ग्रॉस तो तीनों कॉलम में सेम आ रहे हैं पहले साल। दो 2019 में अलाउंस लेस करके 4,48 आ गया, तो देखें 2020 में इंटरेस्ट इनकम किस पे लगाया है मैंने? 10% नेट पे लगाया है ना। ये बात हुई थी अभी कि जो इंटरेस्ट इनकम है अब की बार वो नेट पे कैलकुलेट होगी। सर ये जो आपने ये 2020 में लगाया है नेट पे, जी जी, 2019 पे क्यों नहीं लगाया? 19 के एंड पे जाके वो क्रेडिट इम्पेयर हुआ ना, तो उसके बाद अगले साल की बात आएगी ना। सर ये इस क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ। लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, रिक्वायरमेंट से ऊपर लिखा तो हुआ है कि 31 दिसंबर की 19 पे। जी सर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ना। सर रिक्वायरमेंट में ये कहा हुआ है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 आगे एंड 20 इफ द रिस्क असेसमेंट ऑन ईच ईयर एंड शोज ईयर एंड, ईयर ईयर एंड ऑन ईच ईयर एंड, तो 31 दिसंबर 19 पे पता चला ना, तो उससे आगे ही अब करेंगे ना इसके ऊपर। 19 की इनकम तो वही उसी ओपनिंग के ऊपर लगेगी, वो तो ओपनिंग पे लगती है। इंटरेस्ट इनकम तो ओपनिंग पे कैलकुलेट होती है, तो वो तो 2019 के ओपनिंग पे जो इनिशियल अमाउंट थी उस पे कैलकुलेट होनी है 4.5 लाख पे। अब उससे अगले साल देखेंगे, तो 2020 की वर्किंग का पोर्शन देखें, उसमें इंटरेस्ट इनकम ग्रॉस नहीं नेट पे कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, देखने से पता चला 4,48,260 का 10%। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम वाली बात ओके। अच्छा, अब इसमें ना मैंने तीसरा पॉइंट भी पढ़ा दिया था कि अगर अभी क्रेडिट इम्पेयर्ड है लेकिन कल को हालात अच्छे हो जाते हैं तो फिर हम वापस उसी तरीके पे वापस आ जाएंगे। किस तरीके पे? इंटरेस्ट इनकम इस पे कैलकुलेट किया करेगी। ये मैंने आपको अभी कपड़े बदलने से पहले पॉइंट 1 और पॉइंट 3 में पढ़ने को कहा था, ये वो वाली बात है। पॉइंट 2 मैंने कहा था, बाद में बताता हूं। अब पॉइंट 2 समझ लें जी। ये जो हालात बेहतर होंगे सर, ये हर ईयर के बाद होंगे या मिड ऑफ ईयर भी हो सकते हैं? देखें ये चूंकि साल के एंड पे जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करनी होती है ना, फिर देखते हैं, तो साल के दरमियान में जरूरत भी नहीं है देखने की। तो रिस्क असेसमेंट हम साल के एंड पे ही कर रहे होते हैं आके, रिपोर्टिंग डेट जब जरूरत है तभी करनी है ना। आईएएस में वैसे लिखा हुआ है एट ईच रिपोर्टिंग डेट, मतलब उसमें कह दिया कि आपने ईच रिपोर्टिंग डेट पे करना है। वैसे भी हम हर रोज तो अकाउंटिंग नहीं कर रहे बैठ के, 5 मिनट बाद यार वो हालात चेंज हो गए, अच्छा एंट्री कर लेते हैं।
मकसद तो बैलेंस शीट बनाना है, मकसद तो एसओसीआई बनाना है, तो हम ये काम ईयर एंड पे ही करते हैं। वैसे आईएएस में लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। तो पॉइंट 1 और 3 ओके। ये उसी पॉइंट से आगे हम चलेंगे, मतलब पीछे रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा। प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये जो पॉइंट 2 समझाने लगा हूं ना, इसमें जो अभी हमने इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की है, किस पे किया है कैलकुलेट? सर ये हमने किया नेट पे। तो एक तरीका मार्केट में ये चल रहा है कि जो लॉस अलाउंस है ना, उसका अकाउंट खत्म कर दें और एसेट में ही नेट कर दें, ताकि कल को इंटरेस्ट इनकम नेट के ऊपर ही लग रही हो, यानी अकाउंट में ही एंट्री कर दें। लॉस अलाउंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, जिस तरह वो बचपन में होता ना कि प्रोविजन नहीं, ज्यादा बचपन, एनपीवी तो भी जवानी की बात है, बचपन की बात कर रहा हूं, कि राइट ऑफ ही कर दें डेट को, तो प्रोविजन का अकाउंट ही खत्म कर दें, प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट, राइट ऑफ करके डेटर से ही निकाल दिया। बैड डेट की एंट्री होती है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट, बैड डेट, क्रेडिट, तो अकाउंट ही नेट कर दिया ना। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? अलग से अकाउंट पड़ा होता है, बैलेंस शीट में बेशक नेट होके आ रहा होता है, लेकिन अकाउंट अलग से बन रहा होता है। एक तरीका है कि राइट ऑफ खत्म, बस खत्म, तो प्रोविजन का अकाउंट ही खत्म करके डेटर क्रेडिट कर देते हैं। तो एक तरीका यह है कि जब एसेट सब्सीक्वेंटली क्रेडिट इंपेयर्ड हो जाए, जब एसेट सब, मैंने भी आपको 2.1 पढ़ाया, 2.2 नहीं पढ़ाया, जब एसेट सब्सीक्वेंटली क्रेडिट इंपेयर्ड हो जाए तो उसका तरीका, एक तरीका मार्केट में यह चल रहा है कि लॉस अलाउंस को एसेट में ही क्रेडिट कर दें, यानी लॉस अलाउंस डेबिट होके खत्म और एसेट क्रेडिट होके नेट हो गया। और अगले ईयर्स में देख लें जो जो चेंजेस हैं वो एसेट अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट करते जाए। कौन सी चेंजेस? वो जो लॉस अलाउंस में चेंजेस आ रही होती हैं वो एसेट में ही डेबिट क्रेडिट करते जाएं। एक तरीका ये है, लेकिन मैं पर्सनली इस तरीके को इतना पसंद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कल को जब इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना होगा, इंपेयरमेंट गेन, तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं पर्सनली इस तरीके को आईएएस पढ़ के जो वर्डिंग है, तो दोनों तरीके, एंड रिजल्ट सेम आएगा, एंड रिजल्ट सेम आएगा। एक बुक का मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, ग्रिपिंग आईएफआरएस, बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है। तो उनका ये तरीका है, मुझे बड़ा पसंद आया है तरीका। वो तरीका ये है जी, ये खरीदनी है आपने, पढ़नी है? अच्छा लेकिन आपके पास बीएफडी भी है पढ़ने को, आपको टाइम नहीं मिलेगा। वैसे पढ़नी है तो पढ़ लो, वहीद बुक डिपो से मिलती है। तो उनका तरीका मुझे पसंद आया, और जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग अगर देखते हैं तो उसमें भी मुझे वो ज्यादा मुनासिब तरीका लग रहा है। एंड रिजल्ट सेम आएंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें एक एंट्री, बल्कि एक एंट्री क्या, एक क्रेडिट बढ़ जाएगा, एक क्रेडिट बढ़ जाएगा, अदरवाइज एंड रिजल्ट सेम आएंगे। वो तरीका यह है कि लॉस अकाउंट अलग रखें, नेट ना करें। दोबारा सुनिए, जब एसेट बाद में क्रेडिट इंपेयर करार पा जाए, जैसे क्वेश्चन 4 पार्ट सी में था, तो एक तो काम हमने करना ही करना है कि जब क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया उससे आगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, उससे आगे, यानी अगले साल जो इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी वो किस पे कैलकुलेट होगी? इस पे। इसके अलावा एक तरीका जो मार्केट में चल रहा है, और शायद कुछ मार्केट में और टीचर्स भी ये तरीका करवाते होंगे, कि वो लॉस अलाउंस को एसेट के साथ ऑफसेट कर देते हैं। लॉस अलाउंस डेबिट, एसेट क्रेडिट, खत्म। और जो आईकैप की स्टडी टैक्स लिखी हुई है, आईकैप की स्टडी टैक्स ना परफेक्ट नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उसमें भी ये वाला तरीका लिखा हुआ है कि एसेट में से नेट कर दिया। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है जिसका एंड रिजल्ट सेम। देखिए आईएएस जो होता है ना, वो एंड रिजल्ट बताता है। आईएएस ये नहीं बताता कि आपने कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करना है। जैसे लीजेस हैं, तो उसमें लेसर की बुक्स में बास कंपनीज क्या कर रही हैं कि ग्रॉस रिसीवेबल अलग बनाते हैं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का अकाउंट अलग बनाते हैं। बाज़ औक़ात इसके अलावा तरीका क्या है कि लीज रिसीवेबल ही नेट पे बना लेते हैं। दोनों तरीके ठीक है, एंड रिजल्ट पूरा सेम आएगा। तो अकाउंटिंग का तरीका क्या करना है? बैड डेट राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन डेबिट करनी है, डेटर क्रेडिट करना है, कि बैड डेट डेबिट करके डेटर क्रेडिट करना है? प्रोसीजर फर्क है ना, एंड रिजल्ट सेम आ जाते हैं। तो इसी तरह से एक तरीका यह है कि लॉस अलाउंस को एसेट में से क्रेडिट करके नेट ही कर दें, लेकिन मुझे पर्सनली यह तरीका इतना पसंद नहीं आया, इसमें मसले ज्यादा हैं। तो जिस तरीके को मैं बता रहा हूं
ग्रिपिंग आईएफआरएस में तरीका देखा था, अच्छा लगा मुझे। लॉस अलाउंस को अलहदा से ही रखना। अच्छा, अब जब लॉस अलाउंस को अलहदा से रखना है, उसकी एग्जिस्टेंस कायम रखनी है, अगर आप एक टेबल देखें, ओपनिंग बैलेंस, वो जो हम अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल बनाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, कैश फ्लो लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, ठीक है। और ये टेबल एंड पे जाके जीरो क्यों हो जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल अमाउंट होती है ना, असल में इफेक्टिव रेट डिफाइंड ही ऐसे होता है। अगर ये बात किसी को समझना आए तो बस मान लेना कि ऐसे ही है। अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी निकालें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, तो वो उसके बराबर आएगी। ये बात जिनको समझ आ रही है तो उनको समझ आ रही है, जिनको नहीं समझ आ रही मान लें ऐसे ही होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी निकाली जाए अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, तो वो इसी इनिशियल अमाउंट के बराबर ही आएगी। चूंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे इनकी डिस्काउंटिंग करके ही बनाया गया है, तो जब उसी रेट पे कंपाउंडिंग करेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव रेट मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, और कैश फ्लो माइनस करते जा रहे होंगे, तो एंड पे जीरो आ जाएगा ना। यानी फर्ज करें इफेक्टिव रेट 10% है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इन्हीं की पीवी है 10% पे, वहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे लीजेस में भी होता है, वहां से स्टार्ट करेंगे, वही 10% लगा के बढ़ाते जाएंगे इसको, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, तो कंपाउंड हो रहा होता है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे होते हैं। और जब कैश मिलता जाएगा तो एंड पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि जो कैश मिलना है उसी की 10% पे पीवी यहां है, और इसी को 10% पे बढ़ाते जाएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कैश लेते जाएं, तो एंड पे जीरो ही होना है। ये बात समझ आ रही? 1-2 साल गुजरने के बाद एसेट क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया, एसेट क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया, तो फिर अगले साल 10% इस पे लगेगा या नेट पे लगेगा? तो अब जब इस पे नहीं लग रहा तो एंड पे टेबल जीरो नहीं होना, फिर एंड पे टेबल जीरो नहीं होना। इसके लिए फिर हमें एक काम और करना पड़ेगा। शायद याद हो आपको, शायद नहीं तो लेक्चर खोल के देख लेना। जब मैंने आपको इफ्रिक 14 कराया था ना, उसमें हम एक एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट करते थे, और एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट पे भी अलहदा से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, कर रहे थे ना उसमें भी। अच्छा, वो भी चीज मुश्किल लग रही है, चलें और पीछे चलते हैं। हम प्लान एसेट्स पे अलहदा इंटरेस्ट ले रहे थे, डीबीओ पे अलहदा इंटरेस्ट ले रहे थे, सेम चीज पे दोनों पे इंटरेस्ट ले रहे थे ना, और दोनों पे अलग अलग इंटरेस्ट लेके या उनके नेट के ऊपर इंटरेस्ट ले लें तो बात एक ही है। अब हम करेंगे ये कि इस लॉस अलाउंस, अच्छा लॉस अलाउंस की फिगर कैसे निकली हुई है? ये तो डिपेंड प्रोबेबिलिटी दी हुई, तो वो मल्टीप्लाई। बिल्कुल शुरू में आपको याद होगा 2 क्लासेस पहले मैंने आपको क्रेडिट लॉस कैलकुलेट करना बताया था, जो कि फ्यूचर कैश लॉस की डिस्काउंटिंग की थी। यानी ये जो लॉस अलाउंस की फिगर है ये डिस्काउंटेड फिगर है ना, ये बात याद है? डिस्काउंट किया था, तो टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें भी तो कंपाउंड होना था ना। फिर ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है ना, तो फिर टाइम, जिस चीज को भी प्रेजेंट वैल्यू निकाला गया, टाइम गुजरने के साथ उसमें चेंज तो आनी है, तो उसमें भी फिर चेंज तो आनी है ना। तो लॉस अलाउंस में भी एक इफेक्ट डलेगा इंटरेस्ट का। सॉल्यूशन से ही देख लें, क्वेश्चन 4 पार्ट सी देखिएगा, क्वेश्चन 4 पार्ट सी 2020 देखें, क्वेश्चन 4 पार्ट सी का सॉल्यूशन 2020 देखें। इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की है किस पे? नेट पे, जैसे कल से अभी पहले सिखाया था। साथ एक और लाइन देखें डल रही है, इंटरेस्ट एडजस्टमेंट फॉर अलाउंस, जो पिछले साल क्लोजिंग अलाउंस है ना 16,740, इस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। ये ब्रैकेट में करके दिखाया हुआ मैंने। चलें ऐसे कह लें आप, प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ है ना, वैसे कह लें आप, तो वो वैल्यू बढ़ती है ना उसकी। तो ये लॉस अलाउंस भी वक्त गुजरने के साथ कंपाउंड होगा, बढ़ेगा।
तो ये 16,740 पे 10% लगाया, 1674 आ गया। इस 1674 से लॉस अलाउंस को बढ़ाना है। लॉस अलाउंस होगा क्रेडिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट बढ़ाना है, लॉस अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसका डेबिट कोई फाइनेंस कॉस्ट नहीं होगा, इसका डेबिट ये इन्वेस्टमेंट ही होगी, इसका डेबिट ये इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब इन्वेस्टमेंट में मजीद डेबिट आ गया ना, अब जाके एंड पे जीरो होगा। पहले थोड़ा डेबिट आया था, क्यों थोड़ा डेबिट आया था? क्योंकि हमने इंटरेस्ट इस पे लगाने के बजाय नेट पे लगा दिया था। तो अब जब मैं एक और एंट्री करूंगा ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट 1674 से, तो अब इन्वेस्टमेंट में मजीद डेबिट आ जाएगा, अब कल को ये जीरो हो जाएगा। तो एक एंट्री बढ़ जाएगी। तो आप अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखिए, अब नोट्स में, अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखिए, सोल्यूशन में नहीं, जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं। 1 और 3 पढ़ लिया था ना, अब पॉइंट 2 पढ़ के देखें। हम इसकी कंपाउंड एंट्री करेंगे। कैसे हम एंट्री करेंगे? इस सवाल में एंट्री मांगी नहीं थी, अगर मैं करूं 2020 के एंड पे एंट्री कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 44826 से, लॉस अलाउंस क्रेडिट 1674 से। $46,500। ये फिर बता रहा हूं, ये तरीका मैंने ना ग्रिपिंग आईएफआरएस में देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये तरीका बड़ा लॉजिकल लगा है, और मैंने इसके रिकंसिलेशन टैली शैली करके देखा हुआ है, मुझे ज्यादा सेफ लगा है तरीका। एंड रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर ये नहीं लिखा होता कि आप क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें। स्टैंडर्ड ने ये कहा होता है कि आपको इस अमाउंट को इस पे मैयर करना है और चेंजेस को P&L या OCI में लेके, स्टैंडर्ड ने ये कहा होता है। तो एंड रिजल्ट वही आएंगे, एंड रिजल्ट वही निकलेंगे। लेकिन ये तरीका ज्यादा लॉजिकल लगा है मुझे, जो ग्रिपिंग आईएफआरएस ने फॉलो किया हुआ है। ये तो था 2019 और 20, अगर 2021 भी होता तो सर फिर जो इंटरेस्ट आ रहा था सर वो किस पे होता? अब वो उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 5 है, उसमें एंट्रीज हैं। इसी तरह उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वो जो अभी आधा किया था जून 19 वाला, आई कैप वाला। सर ये आपने कहा था इसके 2 मेथड होते हैं, ये मेथड हमने करना ही करना है, एंट्री इसकी करनी करनी है, और इस मेथड से करनी है, नेट लेके करनी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ा रहा हूँ। एंड रिजल्ट मतलब SOCI में क्या जाएगा, SOFP में क्या जाएगा, वो सेम रिजल्ट निकलेगा, वो सेम निकलेगा। एंड रिजल्ट सेम निकलेंगे कि SOCI में और P&L वो SOFP में क्या जाना है, लेकिन अकाउंट्स कौन से मेंटेन होने हैं। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं वो ये है कि हम लॉस अलाउंस का अकाउंट नेट नहीं कर देंगे, लॉजिकल भी नहीं है नेट करना। IAS की वर्डिंग अगर समझें तो ज्यादा लॉजिकल ये लगता है कि आप नेट नहीं अलग ही रखें, नेट करने की वर्डिंग कहीं भी नहीं IAS के अंदर। देखो एंड रिजल्ट देखें, आई कैप की बुक हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है। आई कैप की बुक में जो आई कैप की बुक में मुझे अभी खड़े खड़े याद आ गया, IFRS 5 के अंदर एक गलत बात लिखी हुई है, वो मुझे ज़हन में भी क्लिक किया कि वो गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आई कैप की बुक स्टैंडर्ड नहीं है। आई कैप की बुक क्या है? आई कैप ने कहा जी हमने अपनी बुक बनवानी है, आप लोग आए हैं जरा बताएं कौन बुक लिख के देगा। अब जिसने बुक लिख के दी है उसके नॉलेज पे डिपेंडेंट हो गई ना, और जो आई कैप एज एन इंस्टीट्यूशन है उनके पास इतना टाइम होगा कि वो उस बुक को परफेक्टली किसी से वेट करवाएं कि परफेक्ट चेक करें, नहीं होगा टाइम, प्रैक्टिकल चीज देखें ना, नहीं होगा टाइम। तो किससे चार्टर्ड अकाउंटेंट से करानी थी ना, किस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इतना टाइम होना था कि वो इनकी बुक को रिव्यू करता, नहीं हुआ होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। तो इसलिए आई कैप की जो बुक है वो तो स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए, एग्जामिनर ने बुक को सामने रख के पेपर थोड़ी बनाना है, स्टैंडर्ड को सामने रखना है। तो स्टैंडर्ड के अंदर कहीं कोई ऐसी वर्डिंग नहीं है जहां पता चले नेट हो रहा। हाँ एक चीज राइट ऑफ है, वो चीज ही अलग है, वो आपको मैं डीरेकग्निशन के साथ बताऊंगा, क्लियरली राइट ऑफ, वो चीज ही अलग है। तो इसलिए मुझे ये तरीका ज्यादा मुनासिब लग रहा है।
क्या है इसमें कि हमें लॉस अलाउंस रखना है, कंटिन्यू रखना है, और इस पे भी इंटरेस्ट लगा करेगा जो इस इन्वेस्टमेंट में डेबिट होगा, सर और इन्वेस्टमेंट में आपने बैलेंस सेटिंग का इन दोनों को ऐड करके। और 2.2 इसके ऊपर तो खैर सवाल ही कोई नहीं है ना, किताबों में है, तो उसमें मैंने खुद ही सवाल क्रिएट किया हुआ है। और वो सवाल भी इस तरीके, वो होना ही इस तरीके से, लॉस अलाउंस अलग रख के, वो होना ही इस तरीके से कि लॉस अलाउंस अलग रखना पड़ेगा। तो जब वहां पर ये तरीका लगाना ही है तो फिर सीखिए तरीका लें, ठीक है। तो हमें जब भी ये इंटरेस्ट इनकम वाली एंट्री करेंगे ना, साथ ये भी ये क्रेडिट करना पड़ा करेगा। ये नेट पे रेट लगा रहे हुआ करेंगे, ये इस पे रेट लगा रहे हुआ करेंगे, ये इस पे रेट लगा करेगा, ये इस पे रेट लगा करेगा। यानी जिस नेट पे ये रेट लगाए ना, उसी से ऊपर वाले लॉस पे ये रेट लगा, इसलिए मैंने इनको जोड़ के रखा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 ये मैंने लिखा हुआ है कि हम लॉस अलाउंस को भी साथ साथ इस इंटरेस्ट की एंट्री में शामिल कर लेंगे। अच्छा, अब जब क्लोजिंग बैलेंस लॉस अलाउंस का पता चल गया, अगले साल का बैलेंस दिया होगा, तो इंपेयरमेंट लॉस भी तो निकालना है ना, कैसे निकालते थे? अच्छा, अब क्या सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेना है? नहीं, अब ये एक एक्स्ट्रा क्रेडिट आ गया ना, अब चाहे तो टी अकाउंट बना के कर ले, आसानी हो जाएगी। अलाउंस का एक बीडी आ रहा होगा, एक हमने ये क्रेडिट कर दिया और ये हमें क्लोजिंग दिया हुआ है, तो अब इसका डिफरेंस लेके जाओ, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन 5 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन 5 करने के बाद वो जो जून 19 अभी बीच में छोड़ा था ना 2016 तक, 17 और 18 भी करना है, और उसका सोल्यूशन जो मैंने अपलोड किया वो देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से कराया ना। आईकैप के सोल्यूशन में आपको जो फर्क लगेगा वो जब आप अगली क्लास में करके आएंगे ना, फिर मैं आपको आईकैप के सोल्यूशन से भी टैली कर दूंगा, उससे भी टैली कर दूंगा, वो गलत नहीं है, मैं उससे आपको टैली कर दूंगा। लेकिन जो कि मैंने आपको इस तरीके से कराया है, तो आपको टैली करने के लिए जो मैंने सोल्यूशन अपलोड किया वो देखिएगा। जून 19 ठीक है, उसमें मसला कोई नहीं आईकैप का, मैं आपको टैली भी कर दूंगा, लेकिन जिस पैटर्न से करा रहा हूं वो मैंने अपलोड किया है, वो आप वहां से देख के नहीं करिएगा, पहले खुद सॉल्व करिएगा फिर सोल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन 5 होमवर्क है, जून 19 कंप्लीट करना है आपने, ओके। नहीं, जून 19 वो है जो कल 31 दिसंबर, अभी कुछ देर पहले 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 की एंट्रियां की थी, 17 और 18 छोड़ दी थी। अभी मैंने कहा था लेक्चर पॉज करें और जून 19 करें। जून 19 का क्वेश्चन 5 की बात कर रहा हूं, उसका सोल्यूशन जो मैंने पीडीएफ दिया है, आपने उससे सवाल सॉल्व करने के बाद मैच करना है। एक बार कराएंगे तो कल वाली क्लास में टैली करा दूंगा आपका। क्वेश्चन 5 करना है, जून 19 वाला क्वेश्चन 5 पूरा करना है, जून 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 5 ये पूरा करना है, और मेरे क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 करना है शुरू से लेकर आखिर तक। ये हो गया होमवर्क। उसके बाद आप एक काम कराइए, अगर आप ये काम कर आएंगे ना तो कल मेरे लिए बात करना आसान हो जाएगा और टाइम कम लगेगा। नहीं करके आएंगे तो कल मुझे ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और समझ भी शायद मुश्किल से आए। एक बार आप एक काम कर आए, करके आए, ये जो मेरे नोट्स हैं इनमें मैंने आपको 2.1 केस तो पढ़ा दिया, 2.2 केस नहीं पढ़ाया अभी। 2.2 केस क्या है? परचेज और ओरिजिनेटेड। ये मैंने आपको कल जबानी बता दिया था क्या होता है, जो शुरू से ही बेकार होता है। इसके नोट्स में जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4, ये पढ़िएगा, ठीक है। 2.2 4 पॉइंट ये पढ़िएगा, और मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 इसको एक असाइनमेंट की तरह देख के समझ के आइएगा। करना हो तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको मुश्किल है कि समझ आए। जैसे मैंने वो नहीं पिछली क्लास में एक दफा वो क्रेडिट स्प्रेड वाला सवाल कहा था, देखा ना, ये आप असाइनमेंट की तरह देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, सोल्यूशन अच्छी तरह देखिए। जब आप ये सर खपा के आएंगे ना, फिर कल वाली क्लास में मेरे लिए बात करनी आसान होगी। अगर सर खपा के नहीं आए होंगे तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल होगी, आपके लिए भी मुश्किल होगी। तो जून 19 क्वेश्चन 5 पूरा करना है, मेरे सोल्यूशन को स्टैंडर्ड रख के कराएंगे तो मैं आईके वाला टैली करा दूंगा। मेरे नोट्स का क्वेश्चन 5 करना है, ये प्रॉपर होमवर्क है इसका। और क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन और सोल्यूशन अच्छी तरह समझ के आना है केस स्टडी के तौर पे, और उसको समझने से पहले मेरे क्लास नोट्स के अंदर 2.2 पूरा पढ़ लीजिएगा। जी, मैं बात कर रहा था शुक्र पे, और जी तो बीएफडी में चल रही रिपोर्टिंग में पीछे है अभी। अबू दाऊद में रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान कर रहे हैं कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खुशी की बात आती, तब या वैसे कोई खुशी की बात बताता या आप सल्लम को खुशखबरी दिए जाते, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। यानी आप सल्लम का एक मामूल है कि जब भी कोई खुशी पहुंचती है तो शुक्राने के नफल अदा करते हैं। अल्लाह को ना बड़ा पसंद है सजदा देना। और सजदे की बात है तो उसमें मैं आपको वो बता देता हूँ, पता नहीं शायद पहले बात हुई है कि नहीं हुई है, कि शुक्राने के नफल या नफल नमाज उसके कुछ वक्त हैं जिसमें वो नहीं हो सकता, मना है। एक तो है फजर पढ़ लेने के बाद, जब आप फजर पढ़ चुके तो फजर पढ़ लेने के बाद से लेके सूरज तुलू हो जाने तक, प्रॉपर सूरज तुलू हो जाना, इस दौरान नहीं कर सकते सजदा। फिर इसके अलावा जो जवाल का वक्त है, जवाल का वक्त होता है जब सूरज बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है, उसके बाद फिर दोबारा डाउन होना शुरू होता है। ये तकरीबन को 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का टाइम होता है। ये वेरी करता है मौसम के एतबार से, लेकिन रफली कुछ 11:30 के आसपास आता है, इस वक्त सजदा नहीं है। फिर तीसरा वक्त है, और वो तीसरा वक्त है असर की नमाज पढ़ लेने के बाद से। ये मैं बुक से नहीं पढ़ा, वैसे आपको बता रहा हूँ। असर की नमाज पढ़ लेने के बाद से जब तक मगरिब की नमाज नहीं हो जाती, इस दौरान सजदा नहीं है। तो ये 3 मौके हैं जिनमें सजदा नहीं है। उसके अलावा जिस टाइम मर्जी सजदा है। तो जब भी कोई खुशखबरी पहुंची थी तो आप का मामूल था कि अल्लाह का
शुक्र अदा करते थे और सजदे में गिर पड़ते थे, यानी नफल पढ़ते थे। चलिए जी, अगली क्लास में मुलाकात होगी। मैं दोहरा देता हूं काम, मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे क्लास नोट्स का हिस्सा है वो करके आइएगा। फिर मैंने आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 5 जून 19 जो अभी ब्रेक करके आधा किया था, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 17 और 18 नहीं किया था। मैंने कहा था 35 लेक्चर लगाने से पहले वो कर लेना, उसकी बात कर रहा हूँ, वो पूरा करना है। और उसको करने के लिए आपके सामने जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया ना वो देखिएगा। जब आप कर लेंगे तो अगली क्लास में मैं इसको आईकैप के सोल्यूशन से टैली करा दूंगा, क्योंकि एंड रिजल्ट सेम आते हैं। फिर उसके अलावा मैंने आपको एक असाइनमेंट के तौर पे काम कहा है कि जो 2.2 बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से, एक है जो पैदाइशी को माजूरी होती है, तो क्रेडिट इंपेयर्ड है कि सब अच्छा था बाद में नुकसान पहुंचा। ओरिजिनेटेड या परचेज क्रेडिट इंपेयर्ड है जो हमने खरीदा ही खराब ही वाला ही था, खरीदते साथ ही पता था कि हम ये अच्छी इन्वेस्टमेंट रिस्क ले रहे थे हम कि शायद तुक्का लग जाए, लेकिन हमें पता था कि अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क ले रहे थे ना, एक चीज बहुत सस्ते में मिल रही है तो हम रिस्क ले रहे थे। इसके लिए मैंने क्वेश्चन 8 बनाया है, काफी वैरायटी, और इसमें आपको मैंने ये कहा है कि वो पढ़ के क्वेश्चन 8 को एक असाइनमेंट के तौर पे लीजिएगा। जब ये सारा देख आए होंगे ना तो फिर मेरे लिए डिस्कस करना और आपको मेरी डिस्कशन का समझ आना आसान हो जाएगा। चलिए अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।